ईस्ट एशिया के बीचों बीच बसा हुआ है मंगोलिया। यह देश अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। नॉर्थ में रशिया और साउथ में चाइना, इन दोनों के बीच में यह देश है। मंगोलिया का स्थान इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और सांस्कृतिक पुल बनाता है। यह देश बहुत ही खास है। दुनिया में सबसे कम लोग यहां रहते हैं। यहां की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, जिससे यहां की प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर कर सामने आती है। मतलब कि यहां बहुत ज्यादा जमीन है और बहुत ही कम लोग। यहां के विस्तृत मैदान और खुले आकाश इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। इसीलिए यहां का आसमान इतना नीला और साफ दिखता है और इसीलिए इसे लैंड ऑफ द इटर्नल ब्लू स्काई भी कहते हैं। यहां का मौसम भी बहुत ही अनुकूल है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। मंगोलिया में बहुत ही सुंदर नजारे हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है और यहां की संस्कृति भी बहुत रिच है। यहां के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत महत्व देते हैं। यहां पुराने रिवाज आज भी जिंदा हैं और यहां के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखते हैं और घुमंतू लोगों का जीवन आज भी चलता है। यहां के लोग अपने पारंपरिक जीवन शैली को आज भी बनाए हुए हैं। गोबी रेगिस्तान से लेकर अल्ताई पहाड़ों तक मंगोलिया की भौगोलिक विविधता इसे और भी आकर्षक बनाती है। मंगोलिया में बहुत अलग अलग तरह की जगहें हैं। यहाँ के विभिन्न परिदृश्य और स्थलाकृतियां इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। मंगोलिया सिर्फ कुदरत के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि इसके इतिहास के लिए भी। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और धरोहरें इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं, बल्कि इसके इतिहास के लिए भी। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और धरोहरें इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। यहीं पर चंगेज खान ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बनाई थी। उनकी विजय और उनके बाद के राजाओं ने मंगोलिया को एक विशेष पहचान दिलाई। उसकी जीत और उसके बाद के राजाओं ने मंगोलिया को दुनिया में एक खास पहचान दिलाई। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और धरोहरें इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। आगे इस वीडियो में हम मंगोलिया के बारे में और भी जानेंगे, इसके नजारों के बारे में, इसके इतिहास के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में। इसके नजारों के बारे में, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है। इसके इतिहास के बारे में, यहाँ के ऐतिहासिक स्थल और धरोहरें इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। और यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत महत्व देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर पर। मंगोलिया की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। मंगोलिया में बहुत अलग अलग तरह की जगहें हैं। साउथ में गोबी रेगिस्तान है, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। यहां पर बड़े बड़े रेत के टीले हैं जो हवा के चलते बनते हैं। नॉर्थ में अल्ताई पहाड़ हैं जो बहुत ऊंचे हैं और जिन पर बर्फ जमी रहती है। ये पहाड़ मंगोलिया के वेस्ट में एक दीवार की तरह है। इन दोनों के बीच में मंगोलिया का स्टेप है, जो घास का एक बहुत बड़ा मैदान है। यहां पर घुमंतू लोग अपने घर जीएरएस बनाकर रहते हैं और उनके घोड़े और जानवर यहां चरते हैं। मंगोलिया में नदियां और झीलें भी हैं। ओनो नदी, जहां चंगेज खान पैदा हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में बहती है। खोव्सगोल झील, जिसे डार्क ब्लू पर्ल भी कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट में है। मंगोलिया का मौसम भी बहुत कठिन है। यहां गर्मी बहुत तेज होती है और सर्दी बहुत ही ज्यादा। यहां समुद्र का असर नहीं होता, इसलिए मौसम बहुत बदलता रहता है। गर्मियों में यहां 30 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी हो जाती है। सर्दियों में यहां -30 डिग्री या उससे भी कम हो जाता है। बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है और तेज हवाएं चलती हैं। मंगोलिया में झुड़ भी आता है, जो एक बहुत ही खराब मौसम होता है। इसमें या तो बहुत बर्फ गिरती है या फिर बहुत सूखा पड़ता है। इससे जानवर मर जाते हैं और लोगों को बहुत मुश्किल होती है। मंगोलिया का इतिहास बहुत दिलचस्प है। यह एक ऐसा देश है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और अद्वितीय परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहीं पर चंगेज खान पैदा हुआ था, जो इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली नेताओं में से एक था। उसने मंगोल ट्राइब्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाई थी, पैसिफिक ओशन से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक। उसकी सल्तनत का विस्तार इतना विशाल था कि यह इतिहास में सबसे बड़ी साम्राज्यों में से एक बन गया। चंगेज खान का बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। उसे अपने परिवार की सुरक्षा और जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ा। वो जल्दी ही अनाथ हो गया था
लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने साहस और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ता रहा। लेकिन वो अपनी फौज और दिमाग से बहुत ताकतवर बना। उसने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की नई रणनीतियां विकसित की। 1206 में उसने सारे मंगोल ट्राइब्स को मिलाकर चंगेज खान का खिताब लिया, जिसका मतलब है ओशियनिक रूलर। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी, जिसका मतलब है ओशियनिक रूलर। इस उपाधि ने उसे एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सल्तनत बहुत बड़ी हो गई। उसकी सेना ने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और मंगोल साम्राज्य को एक विशाल शक्ति बना दिया। उसकी फौज घुड़सवारी, तीरंदाजी और अनुशासन के लिए मशहूर थी। मंगोल योद्धाओं की कुशलता और रणनीति ने उन्हें अजेय बना दिया। उसने एशिया के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसकी विजय यात्राओं ने उसे एक महान विजेता के रूप में स्थापित किया। चंगेज खान एक क्रूर राजा था, लेकिन वो बहुत समझदार भी था। उसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, लेकिन वो बहुत समझदार भी था। उसने अपने साम्राज्य को संगठित और स्थिर बनाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए। उसने अलग अलग धर्मों को मानने दिया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। यह उसकी दूरदर्शिता का एक उदाहरण था और व्यापार को बढ़ावा दिया। उसने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। उसने यासा नाम का कानून बनाया, जो मंगोल साम्राज्य का मुख्य कानून बन गया, और यम नाम के स्टेशन बनाए, जिससे संदेश और लोग आसानी से आ जा सकें। यह एक उन्नत संचार प्रणाली थी, जिससे संदेश और लोग आसानी से आ जा सकें। इसने मंगोल साम्राज्य को एकजुट और संगठित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5वां भाग, आजादी और लोकतंत्र की राह। मंगोल साम्राज्य कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार छोटे छोटे खानतों में बंट गया। यह साम्राज्य, जो एक समय में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था, धीरे धीरे अपनी शक्ति और प्रभाव खोने लगा। 14वीं शताब्दी तक इसकी ताकत कम हो गई थी और मंगोलिया अपने इतिहास में एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। इस समय तक मंगोलिया ने अपनी पुरानी महिमा खो दी थी और एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। चीन में कुबलाई खान द्वारा स्थापित युआन राजवंश 1361 में समाप्त हो गया और मंगोलों को वापस अपने देश लौटना पड़ा। युआन राजवंश का पतन मंगोलों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी पहचान और संस्कृति को पुनः स्थापित करने का अवसर मिला। 17वीं शताब्दी में मंगोलिया मांचू द्वारा शासित किंग राजवंश के अधीन हो गया। किंग राजवंश के अधीन मंगोलिया ने अपनी स्वायत्तता खो दी और एक जागीरदार राज्य बन गया। 2 शताब्दियों से अधिक समय तक मंगोलिया किंग का एक जागीरदार राज्य बना रहा। इसकी स्वायत्तता कम हो गई। इस अवधि के दौरान मंगोलिया ने अपनी स्वतंत्रता और पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। हालांकि इस अवधि के दौरान स्वतंत्रता के बीज बोए गए थे, क्योंकि मंगोलियाई राष्ट्रवाद जागृत होने लगा था। मंगोलियाई लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया और यह संघर्ष धीरे धीरे एक आंदोलन में बदल गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जैसे ही किंग राजवंश का पतन हुआ, मंगोलिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का अवसर जब्त कर लिया। 1911 में किंग राजवंश के पतन के साथ मंगोलिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और एक नए युग की शुरुआत की। 19 दिसंबर 1911 को मंगोलिया ने 8वें बोगड़ खान को अपना राष्ट्राध्यक्ष घोषित करते हुए खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। यह मंगोलिया के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसने देश को एक नई दिशा में ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि मंगोलिया की स्वतंत्रता की राह आसान नहीं थी। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद भी मंगोलिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें बाहरी खतरों और आंतरिक संघर्षों का सामना करना शामिल था। देश को अपने पड़ोसियों से खतरों का सामना करना पड़ा और 1921 में यह एक समाजवादी राज्य बन गया, मंगोलियाई जनवादी गणराज्य, जो सोवियत संघ के साथ निकटता से जुड़ा था। इस समय मंगोलिया ने समाजवाद को अपनाया और सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। दशकों तक मंगोलिया सोवियत प्रभाव में रहा। इसकी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं अपने शक्तिशाली उत्तरी पड़ोसी के अनुरूप थीं। सोवियत संघ के प्रभाव ने मंगोलिया के विकास और उसकी नीतियों को गहराई से प्रभावित किया, जिससे देश की दिशा और भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। मंगोलिया के लोग अपनी मेहमान नवाजी और अपने समुदाय की भावना के लिए जाने जाते हैं।
हजारों साल पुराने इतिहास के साथ उनकी परंपराएं उनके घुमंतू जीवन से जुड़ी हुई हैं। वो जिंदगी के हर मौके को कैसे मनाते हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, हर चीज में उनकी संस्कृति दिखती है। मंगोलिया की संस्कृति संगीत, नृत्य और कला से भरी हुई है। नादाम फेस्टिवल जैसे पारंपरिक रीति रिवाज कुश्ती, घुड़दौड़ और तीरंदाजी के लिए उनके प्यार को दिखाते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि मंगोलियाई लोगों की ताकत और उनके जज्बे को दिखाते हैं। सागानसर यानी लूनर न्यू ईयर एक और बड़ा त्योहार है जो बसंत के आने और नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक है। हर देश की तरह मंगोलिया के सामने भी कई चुनौतियां हैं। आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ अवसर भी हैं। अपने प्राकृतिक संसाधनों, बढ़ते पर्यटन और अपनी जगह के कारण मंगोलिया के पास विकास के कई मौके हैं। यहां के लोगों का जज्बा और उनकी काबिलियत उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। रूस और चीन के बीच होने के कारण मंगोलिया की जगह बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश दोनों पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखता है और दुनिया में अपनी पहचान भी बनाना चाहता है। भविष्य में मंगोलिया टिकाऊ विकास, आर्थिक विकास और अपनी संस्कृति को बचाने पर ध्यान देगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे संभालता है, यह मंगोलिया के भविष्य के लिए बहुत जरूरी होगा।